गुड मॉर्निंग फ्रेंड। डेट है आज की 28 सितंबर। आज एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड एनईपी में क्या प्रोविज़न्स हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आर्टिकल है डायग्नोजिंग व्हाट एल्स मेडिकल एजुकेशन। मतलब यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि मेडिकल एजुकेशन में अभी क्या कमी है और उसको कैसे दूर करना है, ये भी उसने आर्टिकल में बताया है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ये बताया गया है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, मतलब सभी को क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक्सेस रहेगा। और अभी जो गैप है लर्निंग आउटकम में उसको भी कम किया जाएगा। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड थॉरो अंडरटेकिंग मेजर रिफॉर्म। तो गवर्नमेंट जो है वो मेजर रिफॉर्म ले रही है, बहुत सारे चेंजेस लेके आ रही है एजुकेशन में। ये अपनी बोला जाए तो फोर्थ एजुकेशन पॉलिसी है। इसके पहले 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ लॉन्च की जा चुकी हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने रखा है कि हाईएस्ट क्वालिटी देना है, इक्विटी देना है। इक्विटी मीन्स हर एक, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी के लिए इक्वल। एंड इंटीग्रिटी मीन्स ईमानदारी के साथ इनटू द सिस्टम फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू हायर एजुकेशन, चाहे वो प्री प्राइमरी लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक ऐसा करना चाहती है। और एनईपी सजेस्ट दैट जो प्रीवियस पॉलिसीज़ में जो भी कमियां थी उसमें इक्विटी नहीं थी। प्रेजेंट पॉलिसी जो है वो क्वालिटी और होलिस्टिक लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस देती है। होलिस्टिक लर्निंग मीन्स सारी चीज़ें मीन्स एक स्टूडेंट्स का पूरा विकास करना। द आउटकम सॉट इन हायर एजुकेशन इज़ मोर देन द क्रिएशन ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट। और जो हायर एजुकेशन का गवर्नमेंट आउटपुट चाहती है एनईपी से वो ये है कि हर एक व्यक्ति को काम मिल सके, हर एक व्यक्ति एम्प्लॉयबल हो सके। इट रिप्रेजेंट द की मोर वाइब्रेंट, और इसमें बहुत ही मोर वाइब्रेंट मतलब बहुत ही विशाल और सोशली एंगेज्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ एंड अ हैप्पियर कोहेसिव कल्चर्ड प्रोडक्टिव इनोवेटिव प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्परस नेशन। इसमें कोहेसिव मीन्स जो साथ में रहने वाले लोग हैं, कल्चर्ड वो जो अपने कल्चर को याद रखें, प्रोडक्टिव जो कोई काम कर रहे हैं तो उससे कोई वैल्यू जनरेट करें, इनोवेटिव कुछ अच्छा सोचने वाले, प्रोग्रेसिव जो चीज़ों में आगे बढ़ने वाले, एंड प्रॉस्परस एक नेशन बने। इन अ ब्रीफ पैराग्राफ ऑन मेडिकल एजुकेशन इट स्टेट्स दैट द एम इज़ टू ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स primarily required for working in primary care and secondary hospital। प्राइमरी केयर, जब आप किसी गांव में जाते हैं या किसी शहर में, सबसे पहला जो हॉस्पिटल दिखता है जहाँ पे आप कोई भी पर्सन है जो छोटा बच्चा है उसको वहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाता है, दैट इज़ अ प्राइमरी केयर। एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल जहाँ पे कोई और दूसरे इलाज किए जाते हैं। On private entities, successive government have been faced with the quandary of how to quick expand educational opportunities with simultaneously addressing the issues of quality and equity। हर एक गवर्नमेंट की परेशानी रही है कि वो कैसे एक्सेस करे कि आखिर हाँ कि सभी व्यक्तियों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए और साथ में इक्विटी मीन्स जैसे अभी आप देखते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट दो तरह के एजुकेशन सिस्टम है। तो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में हाँ ठीक है, उसमें कॉस्ट बहुत कम रहती है बट वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। बट प्राइवेट एजुकेशन है वो इक्विटेबल नहीं है, उसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर हाई क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव। और जो भी हेल्थ केयर एजुकेशन है, अभी आज की मॉडर्न एजुकेशन है, उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
और पब्लिक जो है वो हाई क्वालिटी मेडिकल डिमांड है पब्लिक की। पब्लिक चाहती है कि उसको जो मेडिकल डिमांड है, जो भी उसको कोई प्रॉब्लम होती, कोई बीमारी होती, तो सबसे पहले पब्लिक चाहती है कि उसको हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। तो उसके लिए वो किस तरफ जाती है? जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ, बिकॉज पब्लिक सेक्टर में रिसोर्सेज बहुत कम हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स दैट लोग तो बहुत सारे हैं जिनको इलाज चाहिए, बट जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास वो बहुत कम है। दो दे आर सपोज टू बी नॉन प्रॉफिट। अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट करने तो दे दिया, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुलवा दिए, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को नॉट फॉर प्रॉफिट रहना था। मीन्स उनको प्रॉफिट नहीं बनाना था, बट गवर्नमेंट का रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं रहा, गवर्नमेंट उनको रेगुलेट नहीं कर पाई और उन्होंने बीच में लूप होल फाइंड कर लिए, और इसकी वजह से वो पूरी तरह से उन्होंने मेडिकल एजुकेशन को कम्प्लीटली कमर्शलाइज्ड कर दिया। और जो मेडिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? इक्वालिटी, इक्विटी एंड इंटीग्रिटी, वो सब अचीव नहीं हो पाए। वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाए। नन ऑफ द थ्री स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन हैज़ बीन अचीव्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, that is providing healthcare personnel in all part of the country, ensuring quality and improving equity। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। The overwhelming majority of private medical colleges provide poor quality education at extremely high cost। और एक इसका पक्ष ये भी है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके पास सिर्फ सीट्स हैं, बट वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं। फेस्ड विद दिस सिचुएशन, पब्लिक हैज़ अप्रोच द, तो इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए जो पब्लिक है उसने अपने यहाँ की जो पॉलिटी है, मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे, एग्जीक्यूटिव है जो रूल कर रहे हैं, और कोर्ट से इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए रिक्वेस्ट की। इफ़ नॉट क्वालिटी द रिज़ल्ट हैव बीन पैची। लेकिन उनको ये सब तो नहीं मिला, लेकिन रिज़ल्ट थोड़ा बहुत उनको रिज़ल्ट मिला। देयर हैव बीन अटेम्प्ट टू रेगुलेट फीस, सम टाइम बाय गवर्नमेंट एंड सम टाइम बाय कोर्ट। जो ये मेडिकल एजुकेशन है इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने कभी फ़ीस पे रेगुलेशन लगाया, ठीक है। फेस्ड विद फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन दैट ऑल गवर्नमेंट हैव बीन complicit in violation of their own policies to ensure quality as well as equity, these efforts have been not fruitful। अब जब भी गवर्नमेंट ऐसा करती है तो क्वेश्चन गवर्नमेंट पे भी उठते हैं, और गवर्नमेंट खुद भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको वायलेट करती है, तो इस वजह से ये जो एफर्ट हैं लोगों के वो फ्रूटफुल नहीं रहे, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी फ़ीस बहुत हाई होती है। द एग्जीक्यूटिव प्राइमरीली द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कौन है? कौन जो पूरे मेडिकल सिस्टम को रूल करता है? दैट इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ प्रूवन अनइक्वल टू द टास्क ऑफ ensuring दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कंप्लाई विथ रेगुलेशन। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब इन सबको रूल करता है तो उसका ये काम है कि वो क्या करें, सारे के सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको माने। अब लेकिन जब कोर्ट को अप्रोच किया जाता है इस केस में, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट बेंचेस पे एंड जजेस पे कि वो आखिर कैसे रूल दे रहे हैं। कभी कभी कोई जज है वो राइट्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस की बातें करने लगते हैं, फेडरलिज्म की बात करने लगते हैं, एंड प्राइवेट पार्टीज़ की बातें करने लगते हैं, तो उसमें ये जो बात है फ़ी और क्वालिटी एजुकेशन की, ये बात रह जाती है। और जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो वहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में है, अभी एक नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसने नीट एग्ज़ाम कराया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट यूजी। ऑल इसमें क्या है कि ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा और वो ऑल इंडिया मेडिकल एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं।
तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है, बट हो क्या रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ एग्ज़ाम करवाते हैं, उसके बाद जो फ़ीस है, वो जो सीट है उनके कॉलेज में, वो सीट सबसे हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज़्यादा नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उस सीट की, उसको वो सीट अलॉट कर दी जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। अब नीट की वजह से यहाँ पे राइटर का कहना है कि ये जो इक्विटी है, जो अमीर और गरीब का जो सभी को जो सीट मिलनी थी वो सीट नहीं मिल पा रही है। NEET may have improved the quality of candidate admitted to the private institution to some extent. NEET की वजह से हो सकता है क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, बट इक्विटी जो है वो वर्सन हो गई। मतलब जो इक्विटी है, जो समाज में जो इक्वलिटी है, इक्विटी है, बराबरी है, वो नहीं रही अंडर एनी स्कीम ऑफ एडमिशन। मतलब गवर्नमेंट कैसे भी एडमिशन की पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में, ये देखा गया है कि गवर्नमेंट स्कूल से जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेज में वो बहुत कम हैं। विथ नीट द नंबर आर बिकमिंग लोअर, और नीट के आ जाने की वजह से वो नंबर और कम होते जा रहे हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस तो हाई रहती ही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि कोई भी मेथड यूज़ की जाए एडमिशन के लिए, लेकिन 12th मार्क्स के बेसिस पे और नीट के बेसिस पे अगर एडमिशन दिया जाए टू प्राइवेट कॉलेजेस, तो हो सकता है ये थोड़ा इक्विटेबल हो जाए। द बेसिक कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज़ अ एब्सेंस ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे राइटर ने ये बात भी टच की है कि आखिर गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट डिसएडवांटेजियस क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रही है। इन मेडिकल एजुकेशन द सिचुएशन इज मेड वर्स, far worse by the rent seeking and profiting of the majority of private medical colleges। अब जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन्होंने सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है, क्योंकि जो प्राइवेट एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले कॉलेजेस हैं, उनका जो मेन मोटिव है वो एजुकेशन तो नहीं, बट उनका मेन मोटिव है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस से कैसे मनी अर्न करें। तो अब मेन बात आ जाती है कि आखिर गवर्नमेंट इसके लिए क्या करे। और ये जो आर्टिकल है इसका जो कंक्लूज़न है लास्ट में यही कहता है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि जो अपन ने सबसे ऊपर देखा था, अचीव करना है क्वालिटी, इक्विटी एंड इंटीग्रिटी इन एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू NEP इज confusion on a part of successive government between policy making of human resource development and economic policy। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ऑन द वन हैंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिपीटेडली सेज दैट क्वालिटी एंड इक्विटी आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड एजुकेशन। मीन्स अगर एक अच्छी एजुकेशन तभी मानी जाएगी जब उसमें क्वालिटी होगी और इक्विटी होगी। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक पॉलिसी कंसीडर एजुकेशन अ कंज्यूमर गुड। और इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है वो कहती है एजुकेशन एक कंज्यूमर गुड है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पे करेगा उसको वो एजुकेशन मिलेगी। नो अमाउंट ऑफ ट्वीकिंग द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन एड्रेस द कॉन्ट्रडिक्शन। तो गवर्नमेंट अगर जब तक खुद से सामने नहीं आएगी इन इशूज़ को लेके, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये था अपना फर्स्ट आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल इज़ फ्रॉम ओपेड पेज। इट इज़ अबाउट the benefit of carbon tax. What are the benefit of carbon tax? Then pricing the carbon content of domestic production and import will help cut effluents। effluents मतलब जो कचरा या जो वेस्ट है, जो कार्बन है, उसका जो इमिशन है उसको कैसे कम किया जा सकता है, यहाँ पे इस चीज़ की बात की है। जो चाइना है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट एमीटर, अनाउंसिंग दैट इट वुड बैलेंस आउट इट कार्बन एमिशन। चाइना जो है वो सबसे लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमीटर है वर्ल्ड में, और उसने अनाउंस किया है कि 2060 के पहले वो कंट्री कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी।
द स्पॉटलाइट इज़ नाउ यूएस एंड इंडिया। अब जो सेकेंड पोजीशन पे आता है वो है यूएस। कार्बन एमिशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ग्रीन हाउस गैसेस जो कि वहाँ उनके जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे बाहर निकलती हैं, एमिट होती हैं। वन वे इज़ टू कट एफ्लुएंट वाइल अर्निंग रेवेन्यूज इज़ टू प्राइस द कार्बन कंटेंट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट। अब गवर्नमेंट के पास एक तरीका ये है कि वो पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकती है। सबसे पहले जो कार्बन कंटेंट है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, उसमें वो कोई टैक्स लगा दे जिसको अपन कार्बन टैक्स बोलें, और वो टैक्स ऐसा हो कि जितना वो मीट्रिक टन में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है कोई भी इंडस्ट्री, जैसे कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, कोई टेक्सटाइल मिल है, कोई पावर प्लांट है, तो उसके बेसिस पे उस पर टैक्स लगा दिया जाए। ठीक है। वी इट एनर्जी और ट्रांसपोर्ट। वाइल द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंडोर्सिंग द यूरोपियन यूनियन प्लान टू इम्पोज कार्बन लेवीज ऑन इम्पोर्ट। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है, उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन EU जो कंट्री EU जो ग्रुप है कंट्रीज़ का, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है कार्बन टैक्स लगाने की, उस पॉलिसी को IMF ने एंडोर्स किया है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ वो सिस्टम बहुत अच्छा है। इंडिया कैन बी अमंगेस्ट द फर्स्ट मूव्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इन टैक्सिंग एंड स्विचिंग फ्रॉम कार्बन इंसेंटिव फ्यूल्स। तो इंडिया जो है वो फर्स्ट हो सकता है अगर इंडिया भी ऐसा ही टैक्स इम्पोज कर देता है लोगों के ऊपर या कंपनीज़ के ऊपर, जहाँ पे कंपनीज़ को एमिशन के बेसिस पे टैक्स किया जाएगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अब क्लाइमेट चेंज से आखिर क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? जो हीट वेव्स हैं दिल्ली में, फ्लड्स हैं चाइना में, एंड कैटास्ट्रॉपिक फॉरेस्ट फायर्स अभी कैलिफोर्निया में इस साल जो थी, वो इंडिकेट कर रही हैं कि जो ह्यूमन है वो एग्जिस्टेंशनल डेंजर में है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इंडिया जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 5th नंबर पे है। बिटवीन 1998 एंड 2017 डिज़ास्टर हिट कंट्रीज रिपोर्टेड 2.9 ट्रिलियन इन डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉसेस। और जो भी कंट्रीज़ में 1998 से 2017 तक जितना भी कोई परेशानी हुई है, डिज़ास्टर आया है, उससे उनको 2.7 ट्रिलियन डॉलर का डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस हुआ है। और 77% उसमें से जो भी कोई है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है, US ने सबसे ज़्यादा लॉस फेस किया है, उसके बाद चाइना, देन जापान, देन इंडिया। अब एयर पॉल्यूशन जो है वो कोविड-19 के बेसिस पे, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नीचे आया है। इंडिया में भी हुआ है, लेकिन जैसे जैसे रिजम्पशन ऑफ पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे जैसे पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ वापस से स्टार्ट हुई हैं, एमिशन इन इंडिया आर सेट टू राइज शार्पली। और इससे क्या हुआ, जो इंडिया है उसमें एमिशन भी बढ़ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा कॉज करने वाला एजेंट है, was 444 parts per million in August 2020 because of past accumulation। तो जो अगस्त में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है इंडिया में वो 414 पार्ट्स पर मिलियन ppm। और जो 1/2 है वो 3 टॉप कार्बन एमिटर से आता है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी 3 टॉप कार्बन एमिटर्स हैं वहाँ से ही 1/2 कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जो कि है इंडिया, चाइना एंड USA। सो उनको करना ही पड़ेगा डिकार्बनाइजेशन, तभी जाके ये चीज़ सक्सेस होगी। अब इंडिया ने एक टारगेट रखा हुआ है कि वो 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेगी 2030 तक। नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कैसे करेगी? जो रीन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, अगर इनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी तो वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी कहलाएगी। तो द लोबरिंग द रेशियो ऑफ एमिशन टू GDP बाय 1/3। तो रेशियो ऑफ एमिशन टू GDP, इट मीन्स दैट जितना ज़्यादा एमिशन कर रही है उतना, मतलब GDP तो बढ़े बट एमिशन कम हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट का
मानना है। इट इज़ द कंट्रीज इंटरेस्ट टू टेक स्ट्रॉन्गर एक्शन बिफोर 2030। तो कंट्री को क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्गर एक्शन लेना चाहिए और नेट कार्बन फ्री हो जाना चाहिए 2050 तक। अब एक अप्रोच ये हो सकती है कि जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपने आप को खुद ही एक शैडो प्राइसिंग अपने ऊपर लगा लें और ये कोशिश करें कि वो कैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ आएँ एनर्जी के, जो वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अगर कोल पावर प्लांट से आ रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी फिर सोलर पावर प्लांट से आ जाए। तो इसी तरह से 40 जो लार्ज कंपनीज़ हैं उन्होंने एक प्लान बनाया है कि वो अपने आप को कार्बन की, अपने आप पे जो भी उनके यहाँ कार्बन एमिट हो रहा है उसकी प्राइसिंग करेंगी। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। एंड एन एनवायरमेंटल टैक्स इन द 2021 बजट, गवर्नमेंट ने एक एनवायरमेंट टैक्स भी लगाया है। अब वन वे जो एक तरीका हो सकता है कार्बन प्राइस का कि एमिशन की ट्रेडिंग की, कोई कितना एमिशन कर रहा है उसके बेसिस पे उसको आ, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक कैप लगा सकती है कि इससे ज़्यादा कोई पर्सन जो है, कोई कंपनी जो है वो इंडस्ट्रीज़ में एफ्लुएंट जनरेट नहीं कर सकती। और जो कंपनी अगर कम कर रही है उस थ्रेशोल्ड से तो उसको रिवॉर्ड भी कर सकती है गवर्नमेंट। ये पायलट प्रोजेक्ट इस तरह के चाइना में गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। देयर इज़ अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन द EU एंड सम अमेरिकन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल द रीजनल ग्रीन हाउस गैस इनिशिएटिव इन द US। और इसका एक एग्जांपल हो सकता है रीजनल ग्रीन हाउस गैस इनिशिएटिव जो है US ने लॉन्च किया। और एक दूसरा तरीका हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कार्बन टैक्स लगाने का, जो कि कनाडा ने कार्बन टैक्स इम्पोज किया $20 पर टन ऑफ CO2 एमिशन, और जिसको बढ़ा के $50 कर दिया 2020 में। और इससे क्या है, उनके यहाँ जो कार्बन एमिशन है वो 80 to 90 मिलियन टन्स कम हो सकता है 2022 से। अब इस तरह से अपन ने ये सारे जो मेज़र्स हो सकते हैं, जो लिए जा सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, कंपनीज़ के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, ये देख लिए। अब इसका कंक्लूज़न जो है वो ये कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं तो इससे मिलने वाला जो गेन है वो बहुत बड़ा गेन है। और अगर इंडिया में भी कनाडा के जैसा ही कार्बन टैक्स अगर इम्पोज कर दिया जाता है तो उससे इंडिया की जो GDP है उसका 2% गवर्नमेंट को अर्निंग हो सकती है उससे। तो और चाइना जो है, चाइना ने $40 पर टन चार्ज लगा है, तो उससे 14% और ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया जनरेट कर सकता है। इम्पोजिंग कार्बन टैरिफ, तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो कार्बन टैरिफ भी इम्पोज कर सकती है, जिससे कि इंडिया ने जो अपना पार्ट रखा है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में कि वो एमिशन कम करेगी, ये इस तरह से फुलफ़िल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।